अतुल अनिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इंडिया नैरेटिव के एडिटर है, लेकिन उनका दूसरा बड़ा परिचय है कि बहुत लंबा समय तकरीबन 1.5 दशक तक इन्होंने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो बहरीन और दुबई जैसे जगहों पे जाके उन्होंने पोस्टिंग थी की, वहां पे तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इन्होंने दौरा किया और उस वक्त क्या जब अरब स्प्रिंग अपने पूरे शबाब पे था। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल, ये जिस तरीके से इजराइल ने धमकी दी है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये देखिए कि इजराइल इज नॉट यूज टू जिस तरह से उसके ऊपर इंटरनेशनल एक तरह से दबाव आ रहा है। आप दो चीजें देखें, एक तो इजराइल के ऊपर हम बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं कि जो 7 सितंबर को हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। 1500 लोग इनोसेंट्स वो गए, मारे गए उसमें। तो एक पहलू है। दूसरी बात है कि इसका इजराइल का रिस्पॉन्स क्या रहा। इजराइल ने सारा जो गाजा पट्टी है उसको एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट के संदर्भ में ले आए कि सिर्फ हमास के पीछे ये जो परपेट्रेटर्स हैं उस पर्टिकुलर हिंसा के, उसके पीछे ही नहीं जाएंगे, लेकिन पूरी गाजा पट्टी जिसमें 2 मिलियन लोग रहते हैं उनका एक तरह से एनसर्कलमेंट करेंगे और उनकी जान भी खतरे में है। तो कलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ उनका जो रवैया गया है, इसके ऊपर जो है पूरे विश्व ने उनकी निंदा की है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। हालांकि आपके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है ये ओवर रिएक्शन है और इसमें निर्दोष लोग जो है वो इसके विक्टिम नहीं बन सकते। तो ये डिबेट के दो पहलू चल रहे हैं और उसके अंदर जैसे हुआ है वो एंटोनियो गुटेरेस का जो ट्वीट है। अब अगर आप इजराइल की तरफ से नजरिए से देखें कि किसी भी तरह के टेररिज्म को, ये हमारी भी पोजीशन रही है, इंडिया की भी पोजीशन रही है, ये सरकार की नहीं बट इंडिया की पोजीशन रही है, वो ये रही है कि टेररिज्म कैन नॉट बी कंडोन्ड। ये टेररिज्म है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। तो इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि अगर गुटेरेस कह रहे हैं कि दिस डिड नॉट टेक प्लेस इन ए वैक्यूम, मतलब उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, तो एक तरह से वो उसको अनडाइल्यूटेड तौर से टेररिज्म को टेररिज्म नहीं कह रहे, लेकिन उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर इजराइल की आपत्ति है और जिसकी वजह से अब एक नया साइकिल शुरू हो गया है कि ये जो यूएन के अधिकारी हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो एक बैक एंड फॉर्थ डिमांड की जा रही है कि गुटेरेस को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस पे इस वक्त अब है और एक नया साइकिल ही शुरू हो चुका है। आपने बात की है एसएनपी की कि अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ भी जा रहा है, जिसके ऊपर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। जो अब तक जो मैंने इनकी कवरेज की है ये आज तक नहीं हुआ है, जो अब हो रहा है। एक तरह से वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो इजराइल के खिलाफ जा रही है। बट क्या किसी सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा मांगना कोई बहुत मामूली सी घटना है या इसके कोई लार्जर रिपरकशंस भी है? आशुतोष, बात ये हो रही है कि एक तरह से जो एंटोनियो गुटेरेस है, इजराइल के तरफ से देखा जाए तो एक सोच को दर्शा रहे हैं। सिर्फ वो एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत पावरफुल और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उनकी। और ये जो कहा जा रहा है कि इनके पीछे, इस सोच के पीछे कई शक्तियां जुड़ी हुई हैं। अब कई शक्तियों में किन किन को हम कहें, एक तो कहते हैं कि ये ग्लोबलिस्ट हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस हुए, ऐसे जो लोग हैं, ग्रेटा थुनबर्ग हुई, कि ये जो चाह रहे हैं कि सॉवरेन स्टेट्स के ऊपर एक तरह से उनको कमजोर किया जाए और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट आई जाए। ये ग्लोबलिस्ट की सोच है जिसके अंदर ये बड़े बड़े फाइनेंसेस वगैरह हैं। और ये जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अब तक जो है यूएस एस्टैब्लिशमेंट में भी चले गए हैं। और इनका जो एक तरह से कनेक्शन रहा है वो लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहूं तो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ वो आ रहा है। हमने जो अरब स्प्रिंग देखा था इजिप्ट में, वो उसमें सामने बिल्कुल नजर आया था जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट वहां पर आ गई थी और ओबामा ने उसका बहुत सपोर्ट किया था। उसका इनफैक्ट कायरो में जाके यूनिवर्सिटी में 2007 में ओबामा ने एक एड्रेस किया था जिसमें यही था कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में एक तरह से किया गया। उसके साथ कतर जुड़ा है और कतर के साथ जुड़ा है टर्की। तो एक तरह से ये पूरा ट्रैक ग्लोबलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरह से इनके जो लोग हैं या इनकी सोच को दर्शाने वाले लोग पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो इजराइल की तरफ से है कि गुटेरेस उस सोच को दर्शाते हैं, इसलिए अटैक सिर्फ गुटेरेस के ऊपर नहीं है, लेकिन एक बड़ी सोच के ऊपर है जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके साथ साथ ये जो बड़ी दो देश हैं, स्टेट्स हैं, कतर और टर्की भी जुड़ी हुई है।
तो गुटरेस, इसका मतलब गुटरेस का जो स्टेटमेंट है वो हवा में नहीं है, वो इसके पीछे एक पूरी, बट उनके स्टेटमेंट को कितनी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए, बिकॉज ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनाइटेड नेशंस, और जब वो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के तौर पे जब बोलते हैं तो उसकी इको पूरी दुनिया में होती है। जी हाँ, तो इसीलिए तो इजराइल ने रिएक्ट किया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, क्योंकि एक यूएन सेक्रेटरी जनरल बोल रहे हैं, कोई अब मामूली आदमी नहीं कह रहे, और जिनका इन्फ्लुएंस सारे विश्व में है, 200 कंट्रीज के ऊपर है, जो यूएन के मेंबर्स हैं, एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप आंकड़े में देखें या जनसंख्या में देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जो सोच है वो एक तरह से ये दर्शाते हैं। इसलिए इसराइल ने इसको बहुत बहुत गंभीरता से लिया और बहुत ही हॉस्टिलिटी से लिया है। लेकिन ये हमको ये भी लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ी पोलराइजेशन भी हो गई है, कि इवन यूनाइटेड नेशंस जैसी जगहों में आपको बड़ी दरारें नजर आ रही हैं और खुलेआम अटैक्स नजर आ रहे हैं उसके सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। ये एक तरह की विश्व की जो आज की स्थिति है, पोलराइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन स्थिति है, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट रह जाएंगे, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड आई है ये सेटल नहीं हुई है। आपका यूनिपोलर वर्ल्ड का स्टेज आया था जब रूस सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 के बाद। उसके बाद एक यूनिपोलर ईरा चला जो इसमें अमेरिका का बोलबाला था, लेकिन वो अब हट रहा है। कई पावर सेंटर्स आ गए हैं इसके अंदर, लेकिन एक रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है। तो इसकी वजह से अब आपके जो दरारें हैं वो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं, और एक बहुत ही फ्लूइडिटी की स्टेज है, ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेट इस वक्त जो है दुनिया में नजर आ रही है। और ये जो स्टेटमेंट हुआ है, जो अटैक हुआ है गुटेरेस के ऊपर, ये उसी दरारों को एक तरह से दर्शा रहा है। इसका फॉल आउट आप क्या देखते हैं? क्या इजराइल जिस तरीके से अमेरिका उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा, सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज की तारीख में अमेरिका के इजराइल के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, मैक्रोन जा रहे हैं, ऋषि सुनाक जा रहे हैं, ओलाफ स्कोल्स उनके इनसे मिलने जा रहे हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं, और लेकिन ये सारे लोग वो हैं जो कहते हैं मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल जो पैलेस्तीन में कर रहा है उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो सीजफायर अभी के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, सीजफायर के लिए नहीं बात करेंगे, क्योंकि उससे हमास को फायदा होगा। तो क्या इजराइल मजबूत हो रहा है या नहीं मजबूत हो रहा है? नहीं आशुतोष, मुझे इससे थोड़ा एग्रीमेंट नहीं है इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसमें फर्क है। एक तरह से जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप भी जो इजराइल की है, उसके अंदर भी अमेरिकन एडवाइजर्स का हस्तक्षेप हो चुका है। इस वक्त इजराइल कमजोर है। ये वो इजराइल नहीं है जो 10 साल पहले हम देखते थे या 5 साल पहले देखते थे। ये इस टाइम पे आपके अमेरिकन एक तरह से, मैं तो अपने कॉलीग्स को आज कह रहा था कि क्या ये 51st स्टेट बन रहा है इजराइल, क्योंकि इतना ज्यादा अमेरिकन का हस्तक्षेप हो चुका है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स में। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं आशुतोष, के जितने भी इतने दिन हो गए, इतना बड़ा 1500 लोग मरे आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन आज तक अभी तक भी लैंड ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका रिस्ट्रेन करना चाहता है, बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है कि ये आगे फैले, क्योंकि अगर ये लैंड अटैक होता है तो ये रीजनल वॉर की तरफ जाएगा। हिजबुल्लाह अटैक करेगा आपको लेबनान से और इसराइल को, और फिर जो है ईरान के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के साथ उसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, तो जो वॉर हो सकती है वो इसराइल और ईरान के बीच में हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ऑयल प्राइसेस कहीं की कहीं जा सकती हैं। इसलिए अमेरिका और वेस्ट के हित में नहीं है कि ये और फैले। तो मुझे जो लग रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो चाहो कर सकते हो, इम्प्यूनिटी से आप कर सकते हो, बल्कि इस वक्त रोक के रखा हुआ, क्योंकि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट में नहीं है कि इसराइल इस वक्त जो है पूरी तरह से, पूरी ताकत से यहाँ पर लैंड ऑपरेशन करे। बल्कि बात जो है बाइडेन ने भी की है और ब्लिंकन ने भी की है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार है, थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल है कि अगर उसको लैंड अटैक करना है, दैट इज इसराइल को अगर करना है, तो साथ साथ उसको 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी करनी चाहिए कि हम उसके लिए तैयार हैं और उसके बाद लैंड अटैक करें, या सर्जिकल स्ट्राइक्स करें कि सिर्फ लीडर्स जो हैं हमास के उनके ऊपर अटैक हो, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस हादसे के पीछे। तो एक तरह से एक खुली छूट नहीं मिली हुई है, और वेस्टर्न लीडर्स जो बाहर जो कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसीज हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इजरायली लॉबी हर जगह स्ट्रांग है, तो एक रवैया अपनाते हैं। लेकिन अंदर जो मुझे तक जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिस्ट्रेन की बात कर रहे हैं इसराइल को कि आगे मत बढ़ो, आप फुल स्केल लैंड अटैक मत करिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।